So today we are going to start the talk on a dipole. Torque on a dipole in a uniform external electric field. What is the meaning of that? क्या होगा जब किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर प्लेस कर दिया जाए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ सेम है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे इक्वल अमाउंट में इक्वल तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो तो सभी इक्वल वे के अंदर एक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे तो हर पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली किससे शो करते हैं हम? पैरेलल लाइन से। वो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये मानना है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं जिसमें एरो बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, सो एरो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। किस तरह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव बना दूं और इधर नेगेटिव बना दूं तो एरो विल ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। आपको ये ध्यान रखना है ना। ठीक, इसके अंदर हमने क्या प्लेस कर दिया, लेट सपोज एक डाइपोल सिस्टम प्लेस कर दिया जिसका ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट पर प्लेस कर दिया है हमने साहब मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज, और बी पॉइंट पर प्लेस कर दिया है हमने प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस इज 2a। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2a एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट। तब होगा क्या, जैसे ये प्लस क्यू को इसके अंदर रखा गया है किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस प्लस क्यू पर एक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप ये मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द खुद क्या है, एक अभी जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इधर की तरफ नेगेटिव होंगे और इधर की तरफ होंगे पॉजिटिव। तो ये चीज सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप सोचो कि इधर अगर नेगेटिव चार्ज होते तो इस पर फोर्स, या इधर की तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले इस प्लस को, प्लस क्यू को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस प्लस क्यू पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर। वो कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि E का बेसिक फॉर्मूला होता है F अपॉन Q। तो फोर्स कितना हो गया, Q इंटू ई वेक्टर। Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स E की डायरेक्शन में होगा। तो Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स E की डायरेक्शन में होगा कब, जब ये वाला पॉजिटिव अज्यूम, पॉजिटिव Q नॉट अज्यूम जो करते हैं पॉजिटिव इन टेस्ट चार्ज। तो प्लस पर चार्ज फोर्स इधर लगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ। इसको थोड़ी देर के लिए F1 बोल देता हूँ या FB बोल देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा FB। और इस माइनस क्यू पर इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, नेगेटिव विल रिपेल एंड पॉजिटिव विल अट्रैक्ट। तो इस A पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स FA वेक्टर इधर की तरफ लगेगा। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और दोनों चार्जेस केवल नेचर वाइज अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, दोनों क्यू क्यू ही है। तो इस पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैं इसको F बोल दूं तो इसकी वैल्यू भी F के इक्वल ही होगी। ठीक है, कैसे आ जाएगी, जैसे इससे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर FA का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, Q इंटू E का मैग्नीट्यूड, और FB का क्या आएगा, ये भी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू E, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू E। E दोनों में सेम है और Q मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। तो दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल, एंड डायरेक्शन क्लियरली डायग्राम से दिख रही है हमें, अपोजिट होगी। तो हमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी कभी भी किसी दो डिफरेंट पॉइंट पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट को रोटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ये ए पॉइंट होता तो ये ऊपर की तरफ उठता, ये बी पॉइंट होता तो नीचे की तरफ जाता। या इसी तरह से अगर उल्टा बोल दूं कि फोर्स ऐसे लग रहे होंगे
तो ये रोटेशन कैसे होगा इस तरह का, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है टॉर्क का कॉन्सेप्ट ग्रेड 11 के अंदर। सो व्हेनेवर, वापस से मैं टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेस विल बी अप्लाइड एट टू डिफरेंट पॉइंट इन सच अ वे दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन, that is the line of action of the forces is different for both the forces, and hence they are acting at different points, then they will always produce a torque, and the value of torque is given by let's suppose is given by tau is equals to either force, magnitude of either force into distance, perpendicular distance between the line of action of forces, तो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसको एक्सटेंड कर दो, वो कहलाएगी उसकी लाइन ऑफ एक्शन। तो ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये d इज इक्वल टू ए बी। हम क्या लिखते हैं, f इंटू डी, यही कॉन्सेप्ट है और यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर, सिंस both forces are equal in magnitude but opposite in direction and their dial of action are parallel to each other and applied at, and they are acting at two different points, and hence they will try to rotate this dipole system in such a way, ये कौन सा रोटेशन कहला गया, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between their line of action of forces, तो जो दोनों फोर्सेस हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान रखना है, इस टाइम पे लाइन ऑफ एक्शन ये वाली थी, ये दोनों पैरेलल लाइन, इसलिए इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये थी। तो हियर AB is not clearly, AB is not the perpendicular distance. What should be the perpendicular distance? ये B से सामने वाली पैरेलल लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो जो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगी इसको बोला जा रहा है D, यानी कि इसको A, B और C। सो BC डिस्टेंस विल बी वर्किंग एज D। तो यहाँ पे ईदर फोर्स तो मैंने मान लिया F, क्योंकि FA और FB को मैग्नीट्यूड वाइज मान रखा है F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई D। ध्यान से देखें तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, एंड लेट्स सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और उससे हमने इसको इंक्लाइन कर रखा है डाइपोल सिस्टम को थीटा एंगल से, तो क्लियरली ये जो एंगल होगा वही थीटा होना चाहिए। ये एंगल ही थीटा है, ये एंगल ही थीटा है, सभी जगह नजर आ गया होगा आपको। ओरिजेंटल से जितना ये इंक्लाइन किया हुआ है वही एंगल का हमने क्या बोला हुआ है, थीटा। तो ये एंगल हो गया थीटा। ये ए बी डिस्टेंस आपको दे रखी है ऑलरेडी 2a, और आपको फाइंड करना है ये d। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट या फिर आपने स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर ये डिस्टेंस r हो और ये थीटा हो तो इसका ये वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट r cos थीटा कहलाता है और ये कंपोनेंट r sin थीटा कहलाता है। जिनको ये पता है वो डायरेक्ट, हाँ, तो ये डायरेक्टली समझ सकते हैं कि r sin थीटा होना चाहिए। तो d की वैल्यू 2a sin थीटा। जिनको नहीं पता वो कैसे करेंगे, देखिए, जो चीज निकालनी होती है वो ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो के अंदर ऊपर लिख लो, जो चीज पता होती है वो नीचे लिख लो, और फिर देखो पीबीएच के अंदर ये क्या चीज बन रही है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाले फॉर्मूले में देखिए कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस में से क्या चीज है, तो ये थीटा, ये 90 है। तो डी तो हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, 2a हो गया हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो पी बाई एच हो गया साइन थीटा, तो पी बाई एच लिख दिया साइन थीटा, तो डी की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। तो ये हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, हम यहाँ पे ये काम डायरेक्ट करते हैं। तो d इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। f की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो f की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है यहाँ पर, आप बताइए। e की टर्म्स के अंदर मैं f की वैल्यू क्या लिख दूंगा, क्या QE, वेरी गुड। तो यहाँ पर f की वैल्यू लिख दूं, अभी मैंने इधर लिखा ही था कहीं पे, तो f की वैल्यू हो गई Q इंटू ई, और मैग्नीट्यूड चल रहा है तो इसमें कोई वेक्टर का साइन नहीं आएगा अभी, 2a साइन थीटा। टॉ इज इक्वल टू, घूर के देखो कुछ कुछ होना चाहिए, हो रहा है क्या आपको कुछ कुछ, Q2E equals to electric dipole।
Q2A E is equals to electric dipole. dipole. वेरी गुड. PE sin theta since Q into 2A is equals to P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. तो ये तीन चीज सबको इजीली समझ में आ गई. तो बस आ गया है हमारा एक्सप्रेशन. दिस इज कॉल्ड द टॉर्क acting on the dipole where P is the dipole moment of the charge which is equals to QA and E is the given external field. तो आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा था, डाइपोल आपको दे रखा है यानी कि 2A डिस्टेंस भी दे रखी होगी, नहीं तो डाइपोल मोमेंट दिया होगा. तो हमने टॉर्क निकाल दिया. टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा. तो इसको बोल दी इक्वेशन 2. फिर से इक्वेशन 2 को क्या वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या हमने इसी तरह का फॉर्मेट वेक्टर में पढ़ा है? तो बिल्कुल पढ़ा है. क्या पढ़ा है हमने? दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट. ग्रेड 11 के अंदर आपने पढ़ा होगा. तो A डॉट B होता है AB cos थीटा प्रोवाइडेड A और B के बीच में एंगल है थीटा, दो वेक्टर के बीच में. और इसी तरह से A क्रॉस B होता है AB sin थीटा एन कैप. ये तब होता है जब किसी प्लेन के अंदर कोई दो वेक्टर रखे जाए A क्रॉस B थीटा, तो A क्रॉस B, तो इसका एन कैप होता है इन दोनों, जिस प्लेन के अंदर A वेक्टर और B वेक्टर दोनों प्लेस होते हैं उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. और इसी तरह से अगर मैं बोलूं B क्रॉस A, तो B क्रॉस A की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर सेम इसी के अंदर नीचे की तरफ. तो ये एक तरह से माइनस एन कैप होगा अगर आप ऊपर को एन कैप बोल रहे हो. तो जल्दी बताओ, मैं इसको PE sin थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है इसका सिंपली एन कैप हट जाता है, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B लिखा जाता AB sin थीटा. जबकि B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड भी B क्रॉस A लिखता तो पहले तो लिखता मैं BA sin थीटा माइनस एन कैप. लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A, तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड आया है वही मैग्नीट्यूड AB sin थीटा या BA sin थीटा वही सेम आएगा. तो इसको मैं, ये टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको मैं P क्रॉस E लिखूं या E क्रॉस P लिखूं? P क्रॉस E. P क्रॉस E. हाँ भाई, जल्दी से बताएं कितने जने बोल रहे हैं. तो देखो यहाँ पर टॉ इज इक्वल्स टू P sin थीटा, ये फॉर्मेट देखा तो या तो ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB sin थीटा से मैच कर रहा है, तो या तो मैं इसको A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लिख देता, या फिर ये B क्रॉस A BA sin थीटा माइनस एन कैप, जिसका मैग्नीट्यूड तो होता AB sin थीटा ही है. BA sin थीटा लिखो या AB sin थीटा, तो AB sin थीटा को या तो मैं B क्रॉस A लिख दूं या A क्रॉस B लिख दूं. तो इसमें से P क्रॉस E लिखूं, E क्रॉस P लिखूं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि E और P के परपेंडिकुलर जो टॉर्क है उसका इफेक्ट किस डायरेक्शन में आ रहा है. तो ध्यान से देखा मैंने, इस डायरेक्शन में लग रहा है E और P की डायरेक्शन है इधर. ध्यान से देखो, माइनस नीचे है प्लस Q इधर है, तो P कैप की डायरेक्शन, P की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये हो गया P वेक्टर. ठीक. और यहां क्लियरली मैंने शुरू में बता दिया था कि ये जो टॉर्क लगेगा वो उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा. कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? ऊपर से नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो अब आप खुद सोचना कि इसके अंदर मुझे जो टॉर्क चाहिए वो चाहिए ऐसे. ठीक है. जो रोटेशनल इफेक्ट किधर की तरफ दे? क्लॉकवाइज दे. ठीक है. तो इसको मैंने इस तरह से बना दिया, आपको खुद को समझ में आ जाएगा. या क्लॉकवाइज आपको नजर आता है? देखिए, एक रूल होता है क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का, ये रोटेशनल. तो बताओ, अगर मैं ऐसे थंब अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं तो ये रोटेशन कौन सा नजर आ रहा है आप लोगों को? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज ये तब होता है जब मैं E क्रॉस P कर रहा होता है. यस और नो? अगर मैं E क्रॉस P करूं तो ये रोटेशन कैसा कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. और E क्रॉस P से मिलता टॉर्क, तो जो टॉर्क मिलना चाहिए था वो एंटी क्लॉकवाइज मिलता. क्या यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिख रहा है क्या आपको? नो सर. ये कौन सा क्लॉकवाइज है? ये कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज के लिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है जैसे मैं फिंगर अब ऐसे करूं. तो बताओ, क्या ये नजर आ गया? क्या ये फिंगर्स में ऐसे ही कर रहा हूँ क्या? यस सर. ऐसे कर रहा हूं तो मुझे अपनी फिंगर्स की ये वाली जो लाइन है
ये P पे रखनी पड़ेगी और P से E की तरफ जाना पड़ेगा, तभी क्या ये थंब अंदर जा रहा है, और इसका मतलब क्या यही क्लॉकवाइज बन रहा है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो इसका मतलब मुझे P क्रॉस E कर रहा हूं तो क्या मुझे क्लॉकवाइज टॉर्क मिल रहा है क्या? Yes, sir. तो मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। आ गया रीजन सभी को समझ में? यस सर। Yes, sir. तो कौन Sir. सा आंसर हो जाएगा? P क्रॉस E. E, E. ठीक है। सो आंसर विल बी, सर हाँ बोलिए। सर मतलब फिर तो यहाँ पे स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं। और वही तो, यही तो स्क्रू रूल है, और कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल बोलो, स्क्रू रूल बोलो, वही तो चीज है ये। वो भी लगा सकते हैं का क्या मतलब है? वही तो रूल बता रहा हूं मैं। और कौन सा रूल है ये? हाँ सर। ठीक है, तो ये दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। हाँ भाई, ये हमारा टॉपिक था, कितनों को समझ में आ गया? ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नॉट नेक्स्ट चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So what do we understand by electric field lines? ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ बताए। तो कुछ कुछ क्या बता सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में है, किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जैसा भी मैंने पैरेलल लाइन बनाई थी, तो बेसिकली व्हाट दे वर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज imaginary lines which will represent the direction of electric field। तो और ज्यादा अच्छे से बोलूं तो सिर्फ लाइंस नहीं, पैरेलल ही नहीं होती, कर्व भी हो सकती है। और फिर इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती है कि ये कहीं पर एक शार्प टर्न नहीं ले सकती। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी नॉन एंगुलर कर्व्ड और पैरेलल लाइंस और स्ट्रेट लाइंस which will always represent the direction of electric field in such a way that if on such lines, if positive test charge plus Q naught would have been placed, then it will always get some force of repulsion on it, and in whatever direction it will move, that direction will be representing the direction of electric field. So those imaginary non-angular curved or straight lines on which if a unit positive test charge would have been placed, then in whatever direction it would have moved, that directions or would be representing the direction of electric field. So such representation which is through which we will be representing electric field lines on paper, pen paper, by pen paper representation will be the electric field lines. तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला क्या कि मान लीजिए अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे करता है, ये कैसे करता? तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ था या सिस्टम ऑफ चार्ज रखे हुए थे, कैसे रखे हुए थे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी दिख रही थी नहीं पता। तो हमने क्या कर दिया, ये प्लस Q नोट को यहाँ पे रख दिया। अब जैसे इसको यहाँ पे रखा, ये एकदम से इधर ऐसे ऐसे मूव करना चालू कर दिया। तो हम बोल रहे हैं कि जिस पाथ को ट्रेस कर रहा है उस पाथ को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि कहीं पे भी अगर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है तो ये इस पाथ को के ऊपर ट्रेवल करेगा, या जिस पाथ के अलोंग प्लस Q नॉट विल मूव, दैट डायरेक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली चीज, ये इमेजिनरी, दिखती नहीं है। आप चार्ज कुछ ले लो तो आपको हवा में ऐसे नजर नहीं आएगा। हम बस ये बता रहे हैं चार्ज किधर की तरफ एक्सेलरेट कर जाए या मूव कर जाए, किधर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को रखने पर, तो ऑलरेडी अगर कोई चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कैसा हो रहा है मुझे नहीं पता, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है नहीं पता। तो आपने क्या किया, उसके पास में एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया जहां पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चेक करना था। तो उसमें जहां पे प्लस Q नोट जिस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। और ये लाइंस ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस पाथ को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि डायरेक्शन जैसे हम स्टार्टिंग से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि चारों तरफ का ये फील्ड, तो ध्यान से देखो मैंने कभी भी इनको कट नहीं करवाया, इनफैक्ट ऑल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कोई भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। रीजन, मान लीजिए आपने कहा कि इसका उल्टा, कि सर प्रूव करो कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें पता है किसी भी सिंगल पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूंगा तो कोई भी कहीं पे भी बोल सकता है, कोई कहेगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हो सकता है इधर, लेकिन इनमें से कोई एक ही डायरेक्शन एट ए टाइम पॉसिबल हो सकती है। अगर मान लीजिए एक्चुअल डायरेक्शन ये है तो फिर ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या बोलते हैं, एट अ सिंगल पॉइंट ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन अ सिंगल डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी एक ही डायरेक्शन में होगी, दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड भगवान नहीं है कि एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पे इस जगह भी प्रेजेंट हो, उस जगह भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहां पर मान लिया किसी ने कहा कि नहीं सर मैं तो बोल रहा हूं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है साहब, इसको प्रूव करो कि ये रॉन्ग है। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जब भी डायरेक्शन चेक करनी होती है किसी पॉइंट पर, तो आप उस पॉइंट को लो और उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है और जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन में एरो बना दो, तो वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी ने कहा ये है हमारा पाथ 1, या हाँ पाथ 1 बोल देता हूँ, इसको पाथ 2 बोल देता हूँ। तो पाथ 1 के अलोंग मैंने टेंजेंट खींची पॉइंट P पर, तो ये आई E1, और पाथ 2 के अलोंग करूंगा तो E2। तो यार एक डायरेक्शन तो E1 के अलोंग मिल रही है, एक डायरेक्शन E2 के अलोंग मिल रही है P पॉइंट पर। तो यहाँ पे आकर के अगर आपने प्लस Q नॉट को रख दिया तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्या? रजनीकांत की गोली तो है नहीं कि उसने गोली चला और बीच में से ब्लेड फेंकी और वो गोली टूट करके इधर भी चली गई उधर भी चली गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो प्लस Q नॉट कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मैं इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। सो दे विल ऑलवेज बी पैरेलल वेदर दे आर कर्व्ड और पैरेलल और स्ट्रेट। तो स्ट्रेट के अंदर तो सबको समझ में आता है। कर्व होने का मतलब है अगर उनको पूरे को कर्व को मिला दूं तो ये हमेशा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह एक्ट करेंगी, जिनके सेंटर हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया लिया और कंपैरिजन के लिए सेम एरिया एक और ले लिया, उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जिसके अंदर ज्यादा होगी, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर क्राउडियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये तो एक बना दी मैंने, एक सिस्टम बना दिया एरिया ए, एक एरिया बना दिया बी। इसके अंदर क्लियरली बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू बी। तो हम क्या लिखेंगे, EA इज मच ग्रेटर देन टू बी, मोर क्राउडियर। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? तो इस जगह पर ए और बी बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर दोज वेयर द स्पेसिंग बिटवीन ईच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेम। तो इसमें जितनी स्पेसिंग है उतनी स्पेसिंग इसमें नजर आ रही है, उतनी स्पेसिंग इसमें। तो अगर सभी में स्पेसिंग इक्वल है तो ये पूरा का पूरा, ये जो ए के अंदर जितनी जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसी तरह से बी में देखें तो भले ही 3 लाइन है लेकिन अगर तीनों की स्पेसिंग सेम है तो हम बोलेंगे कि ये बी वाला भी कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोथ आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डिफरेंस इज इसकी इंटेंसिटी, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। लेकिन उसी के साइमल्टेनियसली अगर मैं दो और बना दूं, सी और डी, सी और डी, तो उसको अगर मैं ऐसे कर दूं,
और तो सी और डी के बारे में अब क्या ख्याल हो जाएगा? क्लियरली इनकी स्पेसिंग बिल्कुल इजीली आपको विजिबल हो रहा होगा कि स्पेसिंग इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। सो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी तरह से डी में भी स्पेसिंग इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, तो डी वाला भी क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब इन चारों को अगर कंपेयर करें तो मैं क्या बोलूंगा? मोस्ट क्राउडी कौन सा नजर आ रहा है? ए वाला। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हुई? स्ट्रेंथ ए की। फिर उसके बाद किसमें ज्यादा क्राउडीनेस नजर आ रही है? सी में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा तो ए का, फिर उसके बाद सी का, फिर उसके बाद डी का, फिर उसके बाद ई का, क्योंकि इसमें 3 लाइन्स ही है। इसमें मैंने 1 2 3 4 लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही। हाँ, यूनिफॉर्म बोलूंगा तो यूनिफॉर्म कौन कौन से हुए? ए और बी। नॉन यूनिफॉर्म कौन कौन से हुए? सी और डी। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये इसकी कुछ होती हैं क्या? प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी पास में उतना ही स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा दूर उतना ही क्या? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो भाई ये सारी प्रॉपर्टीज थी, कितनों को अच्छे से समझ में आ गई?